ठंड में गरीब परिवार का पेड़ के नीचे 3 कमरों वाला घर। सुरेश भैया जल्दी कीजिए, वरना अगर हम दिहाड़ी पर देर से पहुंचे तो पता नहीं हमें मजदूरी मिले या नहीं मिले। वैसे भी आजकल ठंड की वजह से मजदूरी का काम नहीं मिल रहा है। हाँ रमेश, तू सही कहता है। माँ पिताजी हम चलते हैं। अरे बेटा, तेरी स्वेटर कितनी फट गई है। इतनी ठंडी का मौसम है, तुम लोग बाहर काम करते हो, कम से कम अपने लिए स्वेटर तो खरीद लो। हाँ माँ, आप सबको चिंकी और गुड्डू को भी तो स्वेटर दिलाने हैं। इस बार हमें पेमेंट मिलेगी तो हम सभी लोग ठंड के कपड़े खरीद लेंगे। अरे चलो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। छोटा मोटा काम तो मुझे भी मिल ही जाएगा। नहीं बाबूजी, आपको कितनी बार समझाया है, आपकी उम्र हो चली है, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब गोपाल के दोनों बेटे अपनी मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। तब राजू कहता है, दादी घर में कितनी ठंड लग रही है ना, चलिए ना हम धूप में जाकर बैठते हैं। दादा आप भी हमारे साथ चलिए। आपको पता है सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे जो चबूतरा बना है, वहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है। हम लोग तो रोज बैठते हैं, आज आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ बच्चों चलो। दोनों बच्चे अपने दादा दादी को लेकर धूप में बैठने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहीं वैशाली घर में झाड़ू लगाते हुए गीता से कहती है, गीता भाभी जल्दी से काम करके चलिए, हम झील से पीने का पानी ले आते हैं, क्योंकि पीने का सारा पानी खत्म हो गया है। हाँ हाँ वैशाली, चलो चलते हैं। वैशाली और गीता अपनी अपनी गागर लेकर पानी भरने के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में शकुंतला का घर पड़ता है तो शकुंतला उन्हें देखकर कहती है, अरे वैशाली और गीता, तुम दोनों फिर से पानी भरने जा रही हो? हाँ चाची, क्या करे, पानी खत्म हो गया है तो जाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, अब तुम लोगों से इतना भी तो नहीं होता कि घर में नल लगवा लो। सभी पड़ोसियों ने घर में नल लगवा लिया, लेकिन तुम लोग तो लगवाते ही नहीं हो। इतनी ठंड में इतनी दूर पानी भरने जाती हो तुम दोनों। अच्छा चाची, हम चलते हैं, हमें जाने में भी देर लगेगी। ऐसा कहकर गीता और वैशाली थोड़ा आगे बढ़ती हैं। तभी वहां से सब्जी लेकर लौट रही शिवानी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे गीता और वैशाली, तुम दोनों फिर उस एरिया में पानी भरने जा रही हो? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि इस गांव के लोग कहते हैं कि वो एरिया अच्छा नहीं है, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, इसीलिए उधर कोई नहीं जाता। पर तुम लोग हो कि मानते ही नहीं हो। अरे चाची, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और हम तो रोज वहाँ से पानी लाते हैं, हमें तो कोई भूत प्रेत नजर नहीं आता। आप भी हमारे साथ चलकर देखो, बहुत मजा आएगा आपको। अरे ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम ही लोग जाओ उस एरिया में। ऐसा कहकर शिवानी वहां से जल्दी जल्दी चली जाती है। तब गीता और वैशाली दोनों हंसने लगती हैं। वो लोग जंगल के किनारे बनी झील में पहुंच जाती हैं। दोनों पहले झील का मीठा पानी पीते हैं, उसके बाद अपने अपने गगरी में पानी भर लेते हैं और पलटकर वापस आने लगते हैं। तब गीता कहती है, आजकल इतने दिन छोटे हो गए हैं कि शाम होते ही ठंड लगने लग जाती है। अब देखो ना, सारी धूप चली गई। हाँ गीता भाभी, लेकिन ये झील हमारे घर से दूर भी तो है, इसीलिए हमें यहाँ आने में देर हो जाती है। वे लोग बातें करते हुए घर आ रहे थे। तभी वैशाली की टूटी चप्पल में एक कांटा अंदर घुस जाता है और उसके पैरों में चुभ जाता है। वैशाली दर्द से करा उठती है। भाभी, लगता है मेरे पैर में कोई कांटा चुभ गया है। वैशाली, ऐसा करते हैं कि उस पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूंगी। चलो आ जाओ। गीता वैशाली को पकड़कर जैसे तैसे उस पेड़ के नीचे ले जाकर बिठा देती है और उसके बाद उसके पैरों से देखकर कांटा निकाल देती है। फिर कहती है, वैशाली, सबसे पहले तुम्हारे लिए एक चप्पल खरीदनी पड़ेगी। अब हम दोनों थक गए हैं, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर आगे जाएंगे। गीता और वैशाली दोनों पेड़ के नीचे बैठी बातें कर रही थी। तभी अचानक वैशाली की नजर पेड़ के नीचे बने हुए एक घर पर जाती है। वैशाली उसे देखकर चौंक जाती है और गीता से कहती है, गीता भाभी जल्दी देखो, ये तो कोई घर लगता है। हाँ वैशाली, ये तो घर का ही दरवाजा है, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। गीता भाभी, मुझे तो डर लग रहा है, अगर अंदर कोई हुआ तो। लेकिन तभी वैशाली धक्का देकर दरवाजा खोल देती है और घर अंदर से बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। दोनों उस घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि घर काफी साफ सुथरा है। वहां पर जगह जगह मशालें लगी हुई हैं, सोफे और अलमारियां रखी हुई हैं। और अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि वो घर 3 कमरों का है। 2 कमरे नीचे और 1 कमरा ऊपर दिखाई दे रहा है। ये देखकर वैशाली कहती है, भाभी कितना सुंदर घर है ना। हाँ वैशाली, और 3 कमरों का है, पता नहीं किसका घर है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। काफी देर वो दोनों उस घर को निहारती रहीं। उसके बाद उस घर से बाहर निकलकर उसका दरवाजा बंद किया और अपनी अपनी गगरियां लेकर अपने घर चल पड़ी। उन्हें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। उन्होंने अपनी
गागर रखी तब राजू कहता है, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, देखो ना मेरी स्वेटर भी सारी फटी हुई है। हाँ बेटा, ठंड तो लग रही है। मैं ऐसा करती हूँ कि अभी चूल्हा जला देती हूँ, फिर तुम लोगों को ठंड कम लगेगी। अब गीता चूल्हा जला लेती है। चूल्हे के पास बच्चे बैठ जाते हैं और गीता खाना भी बना देती है। तब उसकी सास कहती है, गीता बहू, अभी दोनों भाई दिहाड़ी से वापस नहीं आए हैं, शाम हो गई है और ठंड बढ़ रही है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। आ जाएंगे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हैं। थोड़ी देर में रमेश और सुरेश दोनों भाई कांपते हुए घर के अंदर आते हैं। तब सुरेश कहता है, माँ बाहर इतनी ठंड लग रही है, अच्छा हुआ कि गीता ने चूल्हा जला रखा है। ऐसा कहकर दोनों भाई चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गीता और वैशाली मिलकर खाना लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। अगले दिन दोपहर में राजू अपनी माँ से कहता है, माँ मैं और चिंकी खेलने जा रहे हैं। ठीक है राजू बेटा, जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, आसपास ही खेलना। अब राजू और चिंकी घर से बाहर जाकर खेलने लगते हैं। तभी शकुंतला का पोता विनीत आता है और कहता है, चलो चलो मैं अभी तुम लोगों के साथ खेलूंगा। हाँ विनीत, लेकिन आज तू इतनी लेट कैसे हो गया। पता है राजू, चिंकी, मेरे घर में बहुत सारे दिल्ली के लड्डू और गजक भी आए हुए हैं। ठंडियों में तो दिल्ली के लड्डू और गजक खाने का मजा ही कुछ और है। तुम लोग भी खाते हो। नहीं विनीत, हम गरीब हैं, हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं चिंकी, तू मेरे घर चलना, मैं तुझे दिल्ली के लड्डू और गजक दोनों खिलाऊंगा। वो लोग काफी देर तक साथ में खेलते हैं। राजू और चिंकी विनीत के साथ उसके घर जाते हैं, जहाँ विनीत उन्हें कहता है, तुम दोनों यहीं बैठो। उन्हें बिठाकर विनीत रूम हीटर चालू कर देता है। रूम हीटर चालू करने के बाद कमरे में गर्मी फैलने लगती है। ये देखकर राजू कहता है, यार तेरे यहाँ तो इतना अच्छा रूम हीटर है कि ठंड का एहसास ही नहीं होता, वरना हमारे घर में तो बहुत ठंड लगती है। तुम दोनों बैठो, मैं अभी किचन में जाकर गज्जक और तिल्ली के लड्डू लेकर आता हूँ। विनीत रसोई से गजक और तिल्ली के लड्डू लेकर उसका डब्बा उठाता है और बाहर लाकर डिब्बा खोलते हुए चिंकी और राजू से कहता है, तुम दोनों इसमें से गज्जक और लड्डू ले लो। राजू और चिंकी हाथ बढ़ाकर एक एक लड्डू निकाल लेते हैं। तभी विनीत की माँ कुसुम और दादी शकुंतला सब्जियां लेकर वहां पर आ जाती है और ये देखकर शकुंतला गुस्सा होते हुए कहती है, विनीत, तुम लोगों को समझ में नहीं आती कि किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं। इन गरीब लोगों को घर पर लाकर बिठाया हुआ है और उनके गंदे हाथ हमारे डब्बे में डाल रहे हो। और तुम दोनों गरीब कहेंगे, चलो जाओ यहाँ से। राजू चिंकी रोते हुए अपने घर आ जाते हैं और अपने माता पिता की सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर वैशाली उन दोनों को डांटते हुए कहती है, राजू, चिंकी, क्या जरूरत थी तुम्हें उन लोगों के घर जाने की। अब जाने दे बेटा, उन्हें क्या डांट रही है, बच्चे हैं, उन्हें क्या समझता है। अगले दिन दोपहर में वैशाली खाना बना रही थी, लेकिन तभी अचानक मिर्च खत्म हो गई। तब वैशाली अपने आप से बोली, अरे ये क्या, मिर्च तो खत्म हो गई है, फिर मैं सब्जी कैसे बनाऊं। ऐसा करती हूँ कि पड़ोसी के यहाँ से मांग लेती हूँ। अब वैशाली पड़ोसी शकुंतला के घर जाती है। दरवाजा खुला था तो वैशाली अंदर आ जाती है तो देखती है कि सामने कुसुम का कमरा है और वो अपने पति के साथ टीवी पर फिल्म देख रही है और जोर जोर से हंस रही है। तभी वैशाली उसे आवाज देती है, कुसुम बहन, अरे बाहर हो। वैशाली की आवाज सुनकर कुसुम बाहर आती है और वैशाली कहती है, मुझे लगता है तुम बहुत बिजी थी, मैं गलत समय पर आ गई। शकुंतला चाची भी दिखाई नहीं दी, वरना मुझे मिर्च चाहिए थी, मैं उनसे ही मांग लेती। अरे कुछ नहीं वैशाली, मैं अपने पति के साथ आज फिल्म देख रही थी और माँ जी बच्चे भी अपने कमरे में होंगे। अच्छा रुको, मैं तुम्हें मिर्च लाकर देती हूँ। कुसुम वैशाली को मिर्च लाकर दे देती है और ताने मारते हुए कहती है, तुम्हारे यहाँ तो एक ही कमरा है ना, और तुम लोगों के पास तो कोई प्राइवेसी नहीं होगी। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। वैशाली मिर्च लेकर घर आ जाती है और गीता को सारी बातें बताती है और कहती है, गीता भाभी, कुसुम सच ही तो कह रही थी। भाभी, हमारे घर में एक ही कमरा है और हम सबको यहीं रहना पड़ता है। अगर हमारे घर में भी 3 कमरे होते तो हम सब अलग अलग कमरों में रहते। जाने दो वैशाली, सब अपनी अपनी किस्मत है। अगर हमारी किस्मत में एक ही घर है तो हम क्या कर सकते हैं। अगले दिन गीता, वैशाली और उनके दोनों बच्चे ममता के साथ सब्जियां खरीदने बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। वो लोग सब्जियां खरीदते हैं और वापस आने लगते हैं। तभी विनीत उन्हें एक खिलौने की दुकान पर दिखाई देता है। विनीत दौड़कर राजू के पास आता है और कहता है, राजू देख, मैं ये खिलौने खरीद रहा हूँ, इन सबको मैं अपने कमरे में से जाऊंगा। बेटा आप खिलौने खरीद लो। राजू, चिंकी, चलो शाम हो रही है, मैं घर भी जाना है। ऐसा कहकर वैशाली उन सबको लेकर आगे बढ़ जाती है। माँ, काश हमारा भी ऐसा कोई पर्सनल कमरा होता तो कितना अच्छा होता।
बातें करते हुए सभी लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था, ठंडी बढ़ रही थी और ठंड के बढ़ने की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन की बात है, दोनों भाई मजदूरी से वापस आ रहे थे, तभी अचानक एक ट्रक से सुरेश का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सिर में चोट आ जाती है। रमेश दौड़कर उसके पास आता है और कहता है, अरे सुरेश, सुरेश तू ठीक है ना? तुझे क्या हुआ? कुछ तो हुआ तो नहीं मेरे भाई? लेकिन सुरेश बेहोश हो चुका था। रमेश जल्दी से कुछ लोगों की सहायता से सुरेश को अस्पताल ले जाता है। खबर सुनकर घर के सभी लोग भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सुरेश का चेकअप करके रमेश को बताता है, देखिए इनका सर पर चोट आई है और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए की जरूरत होगी, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। शाम तक पैसे जमा कर दीजिए। डॉक्टर ऐसा कहकर चला जाता है। सभी लोग बहुत परेशान थे। तब गोपाल कहता है, बेटा अब हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अपना घर बेच दें। तुम अभी साहूकार के पास चले जाओ और अपना घर बेचकर पैसे ले आओ। ये सुनकर सभी लोग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उनके पास कोई और तरीका नहीं था। इसलिए रमेश तुरंत ही निकल पड़ता है और वो साहूकार के पास जाता है और घर बेचकर पैसे ले आता है और अस्पताल में जमा कर देता है। सुरेश का ऑपरेशन हो जाता है। कुछ दिनों में सुरेश ठीक हो जाता है और सभी लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। तब गोपाल कहता है, अरे तुमने साहूकार को घर बेचा था तो उसने कितने दिन का समय लिया था? पिताजी मैंने तो 2 दिन का समय लिया था, लेकिन आज 8 दिन पूरे हो गए। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी साहूकार बाहर से आवाज देता है। गोपाल के साथ सुरेश रमेश बाहर आते हैं। तब साहूकार कहता है, अरे देखो गोपाल, तुम्हारे बेटे ने मुझे 2 दिन का समय दिया था, लेकिन आज 8 दिन हो गए हैं। तो मैंने ये घर किराए पर दे दिया है, तो तुम लोग आज इस घर को खाली कर दो। साहूकार जी, हमें थोड़ा और वक्त मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। देखो गोपाल, लेकिन अब मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता। आज शाम तक तुम्हें यह घर खाली करना होगा। ऐसा कहकर साहूकार चला जाता है। दुखी मन के साथ सभी लोग अपना अपना सामान बांध लेते हैं और शाम होते ही वो घर से निकल जाते हैं। तब राजू कहता है, दादाजी मुझे बहुत ठंड लग रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे ये तो मुझे भी पता नहीं बेटा कि हम कहाँ जाएंगे। पिताजी मैं पड़ोसियों से मदद मांग कर देखती हूँ, शायद बात बन जाए। गीता पड़ोसी से मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उन्हें अपने घर में रखने से इनकार कर देता है। गीता वापस आकर सभी को बताती है। तब वैशाली कहती है, गीता भाभी, एक जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। आपको याद है जब हम पानी भर कर आ रहे थे तो हमने पेड़ के नीचे 3 कमरों का घर देखा था ना, हम वहाँ चले? हाँ वैशाली, तुम सही कहती हो, हमें वहीं चलना चाहिए। अब गीता सभी लोगों को उस पेड़ के किनारे बने घर के बारे में बताती है और सभी लोग वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद वो लोग उस पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। गीता आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है। सभी लोग अंदर आते हैं और घर के अंदर काफी अंधेरा था। तब गीता कहती है, वैशाली, हमारे सामान में माचिस होगी, तुम माचिस निकाल कर दीवार पर लगी हुई मशाले जला दो ताकि इस घर में रोशनी हो सके। अब वैशाली सामान में से माचिस निकाल कर मशालों को जला देती है। उस घर में रोशनी हो जाती है और सभी को वो घर दिखाई देने लगता है। अंदर से उस घर को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। राजू चौंक कर कहता है, अरे वाह माँ, चाची ये तो बहुत सुंदर घर है, और देखो वहाँ ऊपर एक कमरा है, वो कमरा मैं ले लूंगा। नहीं बेटा राजू, हम यहाँ नहीं रह सकते। पता नहीं ये किसका घर है और ऐसे रहना तो हमारी जान के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन बेटा इतनी ठंड है, ठंड में हमारे पास रहने के लिए कोई और जगह भी तो नहीं है। अगर हम बाहर रहे तो हमारे बच्चों की जान को खतरा भी हो सकता है। माँ ठीक कहती है, जब तक हमारे रहने की कोई और व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हमें इसी घर में रहना होगा। अब तो मैं ऊपर वाला कमरा ही लूंगा। राजू, इस घर में 3 ही कमरे, एक मम्मी पापा का हो जाएगा और एक चाचा चाची का, और एक कमरे में मैं, तू और दादा दादी रह लेंगे। ठीक है। अब राजू चिंकी अपने दादा दादी के साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। तब गीता कहती है, वैशाली, तुम भी अपना कमरा पसंद कर लो, जो बचेगा वो मेरा हो जाएगा। भाभी, मैं तो पीछे वाला कमरा ले लूंगी, वो रसोई से जुड़ा हुआ है और आपको तो पता है कि मुझे बहुत प्यास लगती है और पानी पीने के लिए मुझे बार बार रसोई में जाना पड़ता है। ठीक है, तो तुम वो कमरा ले लो और मैं ये कमरा ले लेती हूँ। अब सभी अपने अपने कमरे में अपने अपने पलंग पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी ऊपर से राजू आवाज देकर कहता है, हाँ चाची, आपने देखा कि घर कितना गर्म है, यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। हाँ बेटा, और यहाँ ओढ़ने के लिए रजाई भी है, तो हम आराम से ठंड में इन रजाइयों को ओढ़कर सो सकते हैं। फिर काफी देर बाद सब एक दूसरे से बातें करते रहे। उसके बाद गीता सुरेश से कहती है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत दिनों बाद अकेले में बैठकर आपसे बात करने को मिल रहा है। एक कमरे के घर में तो हमारी बात भी नहीं हो पाती थी, हम एक दूसरे को भला समय क्या देते। हाँ गीता, तुम सही कह रही हो, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी होती थी,
लेकिन सबके बीच में बातें तो कहाँ ही हो पाती हैं। जहाँ एक तरफ सुरेश और गीता ये बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वैशाली रमेश से कहती है, रमेश, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारे पड़ोसियों के अलग अलग कमरे, और मुझे लगता था कि काश हमारे भी अलग अलग कमरे होते। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा भी एक अलग कमरा है। हाँ वैशाली, लेकिन काश ये कमरा हमारा हमेशा के लिए होता और हमें इसे कभी न छोड़ना पड़ता। सभी लोग काफी देर बातें करते रहते हैं। तब गीता कहती है, यहाँ देखिए जी, यहाँ रसोई भी है। ऐसा करती हूँ कि मैं रसोई में जाकर देखती हूँ कि खाना बनाने के लिए कुछ है या नहीं। अब गीता रसोई में पहुंचती है तो वैशाली भी वहां आ जाती है। वैशाली गीता से कहती है, भाभी, ये रसोई कितनी अच्छी है ना। रसोई में कितने सारे डब्बे रखे हुए, गैस, चूल्हा और सिलेंडर भी है। अब तभी गीता डिब्बों को खोलकर देखती है जिसमें दाल, चावल, आटा, तेल, मिर्च, मसाले सब कुछ थे। गीता खुश होते हुए कहती है, वैशाली, इसमें तो खाना बनाने का सारा सामान है। चलो हम दोनों सभी के लिए खाना बना लेते हैं, और वैसे भी सभी को बहुत जोरों की भूख लगी है। वैशाली और गीता खाना बना लेती हैं और नीचे चटाई बिछाकर खाना लगा देती हैं। सभी लोग बहुत खुश होकर खाना खाते हैं। तब गोपाल कहता है, ये जगह गांव से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ से आराम से अपनी मजदूरी पर जा सकते हो। हाँ पिताजी, हम कल से मजदूरी पर जाएंगे। वैसे भी जितनी जल्दी हो सके हमें अपने लिए दूसरे मकान का इंतजाम करना होगा, वरना इस मकान का मालिक आएगा तो पता नहीं हमारा क्या ही होगा। सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद अपने अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद रमेश और सुरेश मजदूरी पर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी गीता उन्हें कुछ गर्म कपड़े लाकर देते हुए कहती है, देखिए जी, मुझे यहाँ कबर्ड में कुछ गर्म कपड़े मिले हैं। आप दोनों इसे पहन लीजिए ताकि आपको ठंड ना लगे। गीता, हम किसी के घर में रह रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है और हमने इस मकान मालिक से पूछे बिना खाना बनाकर खाया है। वो भी हमारी मजबूरी थी, लेकिन किसी के कपड़े इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। तुम इन कपड़ों को वापस वहीं रख दो। आज मुझे पेमेंट मिलेगी तो मैं बाजार से कुछ स्वेटर खरीद कर ले आऊंगा। ये बात सुनकर गीता उन कपड़ों को वापस कबर्ड में रख देती है। रमेश और सुरेश दोनों मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। शाम को आते आते वो रास्ते से एक सस्ते बाजार से कुछ स्वेटर खरीदते हैं और घर आकर सभी को स्वेटर दे देते हैं, खुद भी पहन लेते हैं। तब ममता कहती है, बेटा, ये घर तो इतना गर्म है कि इसमें ठंड लगती ही नहीं है। ये घर पेड़ की जड़ों में बना है, इसलिए गर्म है। जिसने भी ये घर बनाया होगा वो जरूर खुद को सबसे छुपा कर रखना चाहता होगा। अगले दिन सुबह वैशाली कहती है, गीता भाभी, हमें यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए। अभी तक तो यहाँ रखा हुआ पानी चल गया, लेकिन अब पीने के लिए और बाकी काम के लिए हमें अपनी पुरानी झील से पानी लाना होगा। हाँ वैशाली, तुम ठीक कहती हो। चलो हम पानी लेने के लिए निकलते हैं। सास को बताकर गीता और वैशाली गागर लेकर पानी भरने के लिए निकलती हैं। गीता और वैशाली उस झील की तरफ जा रही थी, तभी उनकी पड़ोसन शकुंतला उन्हें मिलती है और शकुंतला उनसे कहती है, अरे अरे गीता, वैशाली, गांव छोड़ने के बाद तुम लोग दिखाई नहीं दिए। पहले ही तुम लोगों को गरीबी की वजह से एक कमरे का घर था, अब तो तुम लोग सड़क पर ही रह रहे होगे। चाची, हम तो 3 कमरों के बहुत सुंदर घर में रह रहे हैं। 3 कमरों के घर में रहने के लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं। शकुंतला चाची, भगवान भी अच्छे लोगों की मदद करते हैं। उस घर में रहने के लिए हमें कोई किराया नहीं लगता, और वो घर आपके घर से भी ज्यादा शानदार है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ही हमारे घर आकर देख लीजिए। वो सामने जो बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उसी के पीछे एक और पेड़ है, उसी के नीचे हमारा घर है। पेड़ के नीचे घर? ठीक है, अब तो देखने आना ही पड़ेगा। ठीक है चाची, अब हम चलते हैं, शाम हो रही है, सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर गीता और वैशाली आगे बढ़ जाती हैं। अगले दिन शाम को सभी लोग अपने घर में बैठे काली चाय पी रहे थे। तभी शकुंतला अपनी बहू और आसपास के कुछ लोगों के साथ वहां आती है और बाहर से ही आवाज देती है, ममता बहन, अरे ओ ममता बहन, कहाँ हो तुम? ममता अपने घर का दरवाजा खोलती है। शकुंतला नीचे जाकर देखती है, फिर कहती है, ममता बहन, तुम्हारा घर तो सचमुच पेड़ की जड़ों में है। हाँ हाँ बहन, आओ, आप सभी लोग अंदर आओ। सभी औरतें घर के अंदर आती हैं। सभी औरतें घर को हैरानी से देख रही थीं। तभी विनीत को राजू ऊपर के कमरे में दिखाई देता है। विनीत जोर से चिल्लाता है, मैं भी तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ, रुको। विनीत राजू के कमरे में चला जाता है। तब वैशाली सभी के लिए रसोई से चाय और पकौड़े बनाकर ले आती है। सभी लोग चाय और पकौड़े खाते हैं और बड़ी हैरानी से घर को देखते हैं। उसके बाद कुसुम कहती है, गीता भाभी, कितना शानदार घर है आप लोगों का, और यहाँ तो ठंड का नामो निशान नहीं, और यहाँ तो आप सबके अलग अलग कमरे भी हैं। भगवान की दया से हमें ये घर मिला है। ममता बहन, आप तो हम भी तुम्हारे घर बैठने के लिए आ जाया करेंगे, और तुम भी हमारे घर आना। अब सभी लोग काफी देर बातें करते हैं। उसके बाद सभी औरतें चली जाती हैं। तब ममता कहती है, बहू, आज रमेश बाजार से हरी सब्जियां लेकर आया है ना, तो तुम सब्जी और रोटी बना लो।
अब वैशाली और गीता दोनों रसोई में जाती हैं। वैशाली हरी सब्जियां काटकर उनमें तड़का लगाकर बनाती है और वहीं गीता मक्के का आटा गूंथकर उनसे गर्मा गर्म रोटियां बनाती है और सभी को लगा देती है। सभी लोग बातें करते हुए खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाते हैं। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, शाम का समय था। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो गोपाल बोला, अरे अरे इतनी रात गई, यहाँ कौन हो सकता है? अजी और कौन होगा, जरूर ही इस घर का मालिक होगा। तभी सुरेश घर का दरवाजा खोलता है तो एक आदमी कांपते हुए अंदर गिर जाता है। रमेश और सुरेश उसे उठाते हैं और नीचे के ही कमरे में लेटा देते हैं। वो आदमी बेहोश हो चुका था। गोपाल कहता है, लगता है इस घर का मालिक है और ठंड की वजह से बेहोश हो गया है। बड़ी बहू, जल्दी इसके हाथ पैर की सिकाई करनी होगी। गीता जल्दी से तवा गरम करके ले आती है तो वहीं वैशाली सरसों का तेल ले आती है। गीता तवा गरम करके उस आदमी के हाथ पैर सेकती है तो वहीं रमेश और सुरेश उसके हाथों और पैरों में तेल की मालिश करते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी होश में आता है और कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी मदद की। दरअसल मैं देखिए, आपकी हालत इस वक्त बात करने की नहीं है। आप अभी कुछ खाकर आराम कीजिए, हम आपसे सुबह बात करेंगे। तभी गीता रसोई में एक थाली में निकालकर थोड़ा खाना ले आती है और फिर वो आदमी खाना खा लेता है और सो जाता है। अगली सुबह वो आदमी सभी को अपने बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम कमलेश है और मैं इस घर का मालिक हूँ। मेरा नाम गोपाल है और ये मेरा ही परिवार है। दरअसल गोपाल कमलेश को सारी कहानी सुना देता है। सब कुछ सुनकर कमलेश कहता है, सही कहा है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। यदि आप लोग यहाँ नहीं रह रहे होते तो कल रात को मेरा बचना मुश्किल हो जाता। एक बात समझ में नहीं आई कि हमारा तो यहाँ आना मजबूरी था, लेकिन आप पेड़ के नीचे घर बनाकर क्यों रहते हैं? आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको यहाँ रहना पड़ता है? और आपका परिवार कहाँ है? दरअसल मेरा परिवार नहीं है, मैंने शादी ही नहीं की। मैं शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरी इसी शहर में करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए मुझे अंडरवर्ल्ड के गुंडों से लगातार मार डालने की धमकी आती रहती है। बस यही वजह है कि मैं आज तक शादी नहीं की और यही वजह है कि मैं अपने इस घर में छुप कर रहता हूँ। माफ कीजिएगा, हमने आपका यह घर इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप यहाँ रहना चाहे तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। नहीं नहीं, आप लोगों को ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन आप भी हमारे साथ रहिए, हम आपको अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे। हाँ बेटा, मैं समझूंगी कि मेरे 2 नहीं बल्कि 3 बेटे हैं। मुझे भी खुशी है कि मुझे परिवार मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा, वरना आज नहीं तो कल अंडरवर्ल्ड के गुंडे मुझे मार डालेंगे। लेकिन आखिरकार आप जाएंगे कहाँ? मेरा भाई अमेरिका में रहता है, मैंने उससे बात कर ली है और कल सुबह की मेरी टिकट भी है। मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ और अपने भाई के साथ वहीं सेटल हो जाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं तो राजू कहता है, इसका मतलब कि हमें ये घर नहीं छोड़ना पड़ेगा और मुझे मेरा कमरा भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। हाँ राजू, हम दोनों इस कमरे में रहेंगे, लेकिन तुम मुझसे झगड़ा मत करना, वरना मैं तुम्हें उस कमरे में भगा दूंगी और दादा दादी के साथ अकेले इस कमरे में रहूंगी। कमलेश चाचा, मैंने सुना है कि बेटियां ज्यादा क्यूट होती है, तो वो कमरा तो मेरा हुआ ना। बच्चों की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। अब गीता और वैशाली रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद कमलेश कहता है, मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, 2 मिनट रुकिए। ये कहकर कमलेश अंदर वाली कमरे में जाता है और वहां दीवार में बनी हुई अलमारी में चाबी लगाता है और उसे खोल लेता है। उसमें काफी सारे पैसे थे। कमलेश उन सारे पैसों को निकालता है और लाकर ममता के हाथों में देते हुए कहता है, माँ जी, ये सब कुछ आप लोगों के लिए है। नहीं नहीं बेटा, तुमने हमें अपना घर रहने के लिए दे दिया, यही हमारे लिए बहुत है। हमें इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे तुम अपने पास रखो। बेटा भी कहती है और बेटे का दिया हुआ तोहफा लेने से मना भी करती है। माँ जी, आप लोग भी मेरे परिवार की तरह ही हो, आपको ये सब लेना ही होगा। वैसे भी मेरे पास ना ही प्रॉपर्टी की कमी है और ना ही पैसों की, और वैसे भी मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कम से कम आप इसे मेरा प्रेम समझकर अपने पास रख लीजिए। कभी इंडिया लौटा तो आप लोगों से फिर मिलूंगा। ऐसा कहकर कमलेश वहां से चला जाता है। अब रमेश और सुरेश दोनों मिलकर उन पैसों से गांव में एक किराने की दुकान खोल लेते हैं, जहां गोपाल भी बैठा करता था। और फिर वो लोग गांव में भी अपना एक घर बना लेते हैं और खुशी खुशी वहां रहने लगते हैं। अब भी राजू और चिंकी अपने परिवार के साथ अपने उस पेड़ के नीचे वाले घर में कभी कभी जाते और मस्ती करते। उनके जीवन में अब सब कुछ ठीक हो जाता है।